नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की मनमानी शक्तियों के खिलाफ पहली सुनवाई हुई। पहली सुनवाई के दिन ही मोदी सरकार के वकील छटपटा उठे, यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में जजों से कहने लगे कि आप इस याचिका पर सुनवाई मत कीजिए, आप कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में इसे फिलहाल टाल ही दीजिए। और उसके बाद इस बेंच में जो जज थे, चाहे वो संजय किशन कौल हो, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हो या फिर जस्टिस संजीव खन्ना हो, सबने मोदी सरकार के वकील की बातों को ना सिर्फ खारिज किया, बल्कि जस्टिस संजय किशन कौल ने यहां तक कह दिया कि हमें इस मामले की सुनवाई करने से कोई रोक नहीं सकता है और यह सुनवाई के लायक है या नहीं है, यह भी हम तय करेंगे। एकदम से साफ मैसेज था। इसके अलावा धाकड़ वकील जो याचिकाकर्ता के तरफ से पेश हुए थे, कपिल सिब्बल ने 5 पॉइंट में ईडी की मनमानी शक्तियों पर ब्रेक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रख दी और इससे जज साहब कन्विंस हुए और तारीखें दे दी गई हैं। सुनवाई तो जबरदस्त होगी, लेकिन आज जो कुछ कोर्ट रूम में हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, एनडीटीवी ने हेडलाइन में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए प्रावधानों की करेगा समीक्षा। ईडी की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने लिया फैसला। अब ईडी की शक्तियों पर क्या ब्रेक लग सकता है? जिस हिसाब से देश भर में कई बड़े बड़े राजनेता सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक याचिका डाल रखे हैं, उसमें आप कई नाम जोड़ सकते हैं। सबसे चर्चा में इस वक्त झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ही हैं। खैर, इस मामले में कोर्ट रूम में क्या हुआ, आज बात सिर्फ उस पर करते हैं। तो देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अदालत पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग ठुकरा दी है। फिलहाल सुनवाई न करने की मांग केंद्र की तरफ से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीएमएलए प्रावधानों की जांच राष्ट्रीय हित में हो सकती है। इस मामले में अब 22 नवंबर को सुनवाई होगी, यह तारीख जज साहब ने दी है। और जब तुषार मेहता को यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी मांग खारिज हो रही है, तो उन्होंने 1 महीने की मोहलत कम से कम मांग ली। लेकिन इस दौरान कोर्ट रूम में जो हुआ, जरा आगे देखिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से निपटने के लिए भारत का मूल्यांकन पूरा नहीं कर लेती, उन्होंने कहा कि कम से कम राष्ट्रहित में 1 महीने तक सुनवाई न हो। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 का फैसला 3 जजों का था, जिस पर पुनर्विचार याचिका लंबित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की यह बेंच सुनवाई नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी। वो टालने के लिए हमेशा बोलते हैं, जैसे कि ईडी के जो संजय मिश्रा जब चीफ थे तो उन्हें पद पर बनाए रखने के लिए इसी एफएटीएफ का हवाला दिया जा रहा था, राष्ट्रहित का हवाला दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रहित की बात जो है वो मानते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ा भी रहे थे, लेकिन एक वक्त आया जब संजय मिश्रा को हटना पड़ा और इस वक्त ईडी की मनमानी शक्तियों के खिलाफ सुनवाई होगी, यह भी तय हो गया है। इस मामले को नहीं सुनने की बात कहने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की यहां बोलती बंद हो गई है। देखिए जरा आगे बताया गया है, लेकिन जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि हमें सुनवाई करने से कोई रोक नहीं सकता। सुनवाई के दौरान हम तय करेंगे कि हम सुनवाई कर सकते हैं या नहीं। ये एकदम से कड़क जवाब था। अब आगे देखिए, फिर इसमें कहा गया है कि स्पेशल बेंच का गठन किया गया था। ये हमने आपको जानकारी दी थी। विजय मदन लाल चौधरी के नाम से यह फाइल लंबित है। इस मामले में पुनर्विचार की बात पहले ही कह दी गई थी और 18 अक्टूबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई थी। यहाँ एनडीटीवी ने लिखा है कि दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। 27 जुलाई 2022 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को बरकरार रखा गया था। लेकिन बाद में कई ऐसी याचिकाएं पड़ी, 242 याचिकाएं पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। फिर इस फाइल को दोबारा से खोलने की इजाजत ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। फिर स्पेशल बेंच का गठन भी हुआ और यह फाइल
खुल गई है। मोदी सरकार के वकील छटपटा उठे हैं। यहां जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में कार्ति चिदम्बरम ने सबसे मुख्य याचिका डाली थी। उसके बाद इसमें कई और लोग आए। देखिए अपने स्क्रीन पर क्या डिटेल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख समेत 242 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। याचिकाओं में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में पीएमएलए के तहत अपराध की आय की तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया है ये प्रावधान मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। आपको यहां बता दें कि जब मौलिक अधिकारों के हनन की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता ने भी इस मामले में टिप्पणी की थी कि ईडी को पुलिस के अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन ईडी पुलिस नहीं है। और दूसरी बात यह कि ईडी जब किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके बाद कन्विक्शन रेट इतना स्लो होता है, 8-8 साल तक आप किसी को जेल में तो नहीं रख सकते। और अगर ऐसा करते हैं तो यह मौलिक अधिकार यानी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अब यह मामला काफी तूल पकड़ा है तो सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। इस संबंध में चलिए आपको बताते हैं कि कपिल सिब्बल ने क्या 5 पॉइंट रखे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किए कि इस बिंदुओं पर भी सुनवाई होगी। इन्वेस्टिंग.com की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो यहां पर कपिल सिब्बल के स्टेटमेंट को बताया गया है। कहा जा रहा है याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विशेष पीठ के सामने 5 व्यापक बिंदु उठाए। सबसे पहले उन्होंने पीएमएलए को दंडात्मक कानून के रूप में मान्यता न दिए जाने को चुनौती दी। उन्होंने कहा मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और सजा दी जा सकती है, तो क्या यह दंडात्मक कानून नहीं है? पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो है उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि जब किसी को ईडी द्वारा समन किया जाता है तो उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें मुख्य अपराधी के रूप में बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में। कपिल सिब्बल इस मामले को बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं। आपको यहां याद करना चाहिए कि हेमंत सोरेन के मामले में पी चिदम्बरम भी हाईकोर्ट में वकील के तौर पर पेश हुए तो यही मुद्दा उठाए थे कि ईडी जब किसी को नोटिस भेजती है तो उस नोटिस में यह तय नहीं होता कि वो उन्हें आरोपी बनाकर भेज रही है, गवाह बनाकर भेज रही है, क्या है मामला। और हमेशा एक खतरा रहता है कि ईडी अपनी मनमानी शक्तियों का दुरुपयोग कर कभी भी किसी को सलाखों के पीछे डाल देगी और फिर सब मनीष सिसोदिया की तरह, सत्येंद्र जैन की तरह महीनों जेल में बंद रहेंगे। आगे देखिए तीसरा पॉइंट जो उन्होंने उठाया कि तीसरा उन्होंने प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट ECIR तक पहुंच का मुद्दा उठाया और तर्क दिया कि यदि आरोपी को नहीं पता कि उसके खिलाफ क्या आरोप है तो वह अपना बचाव कैसे करेगा और उसे जमानत कैसे मिलेगी। यह भी एक गंभीर पॉइंट था। एक वकील होने के नाते कपिल सिब्बल इन मामलों की नब्ज तक पहुंचते हैं और अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। चौथे पॉइंट में देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। अपने चौथे बिंदु में सिब्बल ने अपराध की आय पर धारा 3 का मुद्दा उठाया और अंततः उन्होंने पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्तों को चुनौती दी है। तो आपको यहां बता दें कि कपिल सिब्बल ने तो अपने पॉइंट्स रखे, लेकिन उसके बाद जरा इस मामले में समझना होगा कि जब CJI NV रमना सुप्रीम कोर्ट में थे तब उन्होंने यही कहा था कि इस मामले में पुनर्विचार की जरूरत है। और जो जस्टिस संजय किशन कौल हैं वो उस बेंच में थे जो पीएमएलए के धारा 45(1) को ही खारिज कर दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन उनके इस फैसले पर जो उनके आगे की बेंच आई उन्होंने उनके फैसले को खारिज कर दिया था। यह मामला थोड़ा सा दिलचस्प है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। बताया जा रहा है कि अगस्त 2022 में तत्कालीन CJI NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया था और कहा था कि फैसले के 2 पहलुओं पर प्रथम दृष्टया पुनर्विचार की जरूरत है। सबसे पहले यह प्रावधान कि आरोपी को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ECIR की प्रति देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, निर्दोषता की धारणा का उल्टा होना। यहाँ पर बहुत ही पेच फंसा हुआ है ईडी में। तभी तो ईडी ने इस बीच में जिन्हें जिन्हें गिरफ्तार किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पहले उन्हें बताइए कि आप उन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, लिखित में दीजिए उन्हें। और अब इस मामले में ऑफिशियल जब सुनवाई होगी तो ईडी के पर कतरे जाएंगे, यह तो तय माना जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था
कि विजय मदन लाल चौधरी मामले के फैसले में शीर्ष अदालत ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को यह कहते हुए बरकरार रखा था कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के साथ इसका उचित संबंध है। लेकिन उस वक्त जब पीएमएलए की धारा 45(1) को खत्म किया गया था तो उस बेंच में जो लोग थे, देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि इससे पहले जस्टिस रोहिंटन नरीमन और संजय किशन कौल की खंडपीठ ने विजय मदन लाल चौधरी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को जमानत देने के लिए 2 अतिरिक्त शर्तें लगाने के मकसद से पीएमएलए धारा 45(1) को रद्द कर दिया था। हालांकि इस फैसले को एक अन्य पीठ ने खारिज कर दिया, जिसमें न्यायमूर्ति एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार शामिल थे। फिर उसके बाद कई समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं, जिन पर 3 जजों की पीठ ने बुधवार को सुनवाई शुरू की है। अब यह सुनवाई लगातार चलेगी 22 नवंबर से कंटिन्यू, और इसमें यह ध्यान दिया जाएगा कि सबको बराबर समय मिले और ईडी की मनमानी शक्तियों पर कोई ठोस फैसला सामने आए, ताकि जो राजनीति में यह जांच एजेंसियों का जाल फैल चुका है, जिसके सहारे सरकार मनमानी कर रही है, किसी के सत्ता गिराती है, किसी को सलाखों के पीछे भेजती है, यह खेल खत्म हो, सियासत स्वस्थ हो, इसकी जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।